लगाने वाले हैं और साथ में हम थ्योरी वाले प्रश्न भी कवर करेंगे। थ्योरी में हमने आज आपका लिया है भारत के पड़ोसी राज्य से संबंधित प्रश्न है, जितने भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक वाइज ही लिया है जो आपका सिलेबस में दिया गया। नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्न में से किसके समकालीन थे। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का आपका सही जवाब क्या होगा। हाँ देखिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। क्लास में देखिए थोड़ा बफरिंग की समस्या आ रही है क्या, ऐसा क्यों लग रहा है क्लास चल नहीं पा रही है ना, एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि बारिश हो रही है ना यहाँ पर, इसी वजह से हो सकता है कि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है ना। क्लास स्टार्ट हो चुकी, बफरिंग की समस्या लग रही है, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्लास अभी आपकी चल रही है। एक बार और चेक कर ले रहे हैं। देखिए सभी के अगर क्लास सही से चालू हो जाए कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं लग रहा चालू है, उसको हम दोबारा भी चेक कर ले रहे हैं एक बार फिर से। हाँ क्लास तो देखिए हमने स्टार्ट कर दिया है, ये बफरिंग पता नहीं क्यों हो रही है ना, बफरिंग की समस्या फेस करनी पड़ रही है हमें। हाँ देखिए अब देखिए देखिए अब चलने लगा होगा, कुछ बफरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा आपका क्लास हमने काफ़ी समय स्टार्ट कर दिया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले नंबर का आपको जवाब देना है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्न में से किसके समकालीन थे। है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ, चेक कर लीजिए सभी नंबर, सभी लोगों का सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था। कौन नहीं था, देखिए मानसन, क्लोवरिंग, बारवेल और फ्रांसिस, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके फ्रांसिस थे ना, इस परिषद के सदस्य नहीं थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में फिलिप, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल सदस्य आपके थे। तो आंसर आप नंबर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोथल और, यहां पर देखिए आपको बताना है, लोथल और चंदूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब क्या होगा, लोथल और चंदूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जवाब आपका होगा मन का उत्पादन। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। चंदूदड़ों और लोथल में मन का बनाने के कारखाने थे। है ना, यहाँ पे आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए और जवाब देते रहिए, निम्न में से किसको 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया। 4 नंबर का जवाब आपका होगा, यहाँ पर आंसर आपका होगा, है ना, 4 नंबर का जवाब होगा आपका बंबई होगा। 4 नंबर का सी नंबर होगा, बंबई होगा। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बंबई को गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था, लेकिन 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रगेंजा के विवाह के अवसर पर बंबई दहेज स्वरूप को प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556, तीसरा 1761। यहाँ द्वितीय पूछा गया है, 1556 तो होगा, लेकिन अब डेट भी याद रहना चाहिए तभी कर पाएंगे। तो इसका डेट होगा 5 नवंबर 1556। 5 नंबर का बी होगा, और ये किसमें, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, यहां पर देखिए जवाब देना है, 6 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा, विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। वकालत छोड़ दिया था आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सबसे आसान प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब होगा, यहाँ पे आपका होगा अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था, आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका अगर सी नंबर है वैलेंटाइन सिरोल, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है 9 नंबर का सी नंबर आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 10 नंबर में देखिए बताना है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, मित्र मेला, भारत माता सोसाइटी, है ना, ये आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 10 नंबर में जवाब क्या होगा। 10 नंबर में अगर आपका जवाब अगर भारत माता सोसाइटी है तो समझ जाइए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यही आपको सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना जतिन मोहन चटर्जी ने किया था, ये अरविंद घोष ने नहीं किया था। नाम याद रखिएगा, जतिन मोहन चटर्जी ने किया था। अरविंद घोष ने तो अरोविल आश्रम की स्थापना की थी, अरोविल, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, अरोविल आश्रम की स्थापना की थी, अरोविल आश्रम की। तो आंसर तो आपका यही वाला मैच नहीं कर रहा, बाकी सब सही है। अभिनव भारत, वीर जी सावरकर, अनुशीलन समिति, बारिंद्र घोष, मित्र मेला, आपका सब सही है। आगे बढ़ते हैं। एस्किमो क्या है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर में आपको बताना है एस्किमो क्या है। एस्किमो एक तरीके से मंगोलोइड से प्रजाति संबंधित है। आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका होगा मंगोलो ईट्स, मंगोलो ईट्स, विकल्प आपको यहाँ लगाना पड़ेगा डी नंबर। निम्नांकित पत्तनों में से कौन लैगून पर विकसित किया गया है, ये जो पत्तन दिए गए हैं आपको बताना है कौन लैगून पर विकसित किया गया है। 12 नंबर का जवाब देना है, तो 12 नंबर का आपका कोची आंसर आपका बिल्कुल सही आपका होगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। सुएज नहर को भूल जाओ, भूल जाओ, भूमध्य सागर और कौन सा है, लाल सागर, भूल जाओ, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, ये ट्रिक है। 13 नंबर का आपका बी नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है, यहां पर देखिए आपको बताना है इनमें से जायद की फसल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जवाब अगर आपका बी नंबर है तो समझ जाइए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जिनका भी बी आ रहा है ना, जायद की फसलों के अंतर्गत मुख्यतः सब्जी आती है। ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में आपकी बोई जाती है। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है, तो 15 नंबर में आपका चावल का बृहत्तम निर्यातक देश आपका भारत है, इंडिया है, अपना ही देश है। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, यहां पर देखिए 16 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका कौन सा है, सिक्किम है। 16 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना, आपका याद रखिएगा। अगर हम कहते हैं कि जैविक खेती के जनक कौन है, अगर हम जनक की बात करते हैं, जनक, है ना, जनक की बात करते हैं, जनक, जनक कौन है अगर हम आपसे कहें तो अल्बर्ट डावर्ड है, याद रखिएगा अल्बर्ट डावर्ड। अगला प्रश्न हमारा हरित क्रांति घटक है, ये आपका हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक कीटनाशक, उपयुक्त सभी वाला आपका सही होगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो कई बार करा चुके हैं, 1955, 1 जुलाई 1955 को हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस प्रकार की योजना है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस प्रकार की योजना, ये आपकी पेंशन योजना है, ठीक है ना, पेंशन वाला होगा यहाँ पे आंसर आपका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली जिसे आप जीएसटी कहते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स कहते हैं, भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017। 20 नंबर का बी नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 नंबर का आपका जवाब होगा 30 वर्ष। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे 25 वर्ष, अगर आप ग्राम पंचायत के सदस्य बनना है 21 वर्ष, अगर आपको वोट डालना चाहते हैं तो 18 वर्ष। ये सारी चीजें आपको याद रखना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है ना, ये सारी एज याद रखिएगा। 21, 18, 25, 30, 35 कहाँ किसका है, इतनी एज है बस। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट घोषित करता है, 22 नंबर का जवाब देना है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल फर्स्ट कहा कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 22 नंबर का डी होगा। हाँ 21 नंबर का आपका बी होगा, 22 का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है तो आपके कितने, 8 हैं। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्य हमारे कितने, 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो पहले अस्थायी आपके सज्जनानंद सिन्हा थे, लेकिन उसके जस्ट बाद आपके स्थायी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को बनते हैं आपके ये, है ना, 11 दिसंबर, और ये सिर्फ आपके 9 दिसंबर को रहते हैं, 9 दिसंबर या 11 दिसंबर को बन जाते हैं। अस्थायी थे, स्थायी थे। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, 25 नंबर का देखिए जवाब देना है। 25 नंबर का आपका आंसर होगा सी नंबर, लोकसभा, है ना, लोकसभा। देखिए काफी लोग कमेंट आते हैं हमारे चैनल पे, बाद में आते हैं, कहा जाता है सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा धीमे पढ़ाया करिए। तो जितने लोग अभी फिलहाल लाइव हैं कमेंट करके बताइए कि क्या हम वाकई में बहुत तेज पढ़ाते हैं या आपको अनकंफर्टेबल लगता है हम थोड़ा स्लो कर दें। जैसा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें क्या हम स्पीड धीमी कर देंगे पढ़ाने में।
बस आपको सही लगना चाहिए। निम्न में से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 26 नंबर का आपका जवाब होगा यहाँ पर, है ना, पायरोमीटर होगा। पायरोमीटर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? 27 नंबर। हाँ, देखिए ये जब निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, और इसके लिए हमने बताया अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प आपका ए। अगर यही दूर दृष्टि होता तो फिर आपका उत्तल लेंस हो जाता। इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है, नहीं सही है। लेकिन काफी लोग बाद में कमेंट किए थे, आज बहुत लोगों के आए, कहे सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं। हमने कहा इतना तेज तो हम नहीं पढ़ाते, हो सकता है आपको लग रहा हो, इसीलिए हमने पूछा। इतनी स्पीड सही है, ज्यादा तेज भी नहीं है, धीमे भी नहीं है, और आप देखिए काम काफी करना रहता है, क्वेश्चन काफी कराने रहते हैं, चाहते हैं कम टाइम में हो, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं हल्का। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 28 नंबर बताना है, तो ये आपका ऑक्सीजन होगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 29 नंबर। इसका होता है आपका 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। विकल्प आपका क्या होगा? हाँ, आरबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी कम होता है, यहाँ पर 20 120 दिन होगा। 29 नंबर का सी होगा। 29 नंबर का सी नंबर होगा। मनुष्य के कान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए। 30 नंबर बताइए कितनी होती हैं अस्थियां? टोटल आपकी 6 होती हैं। दो मैलियस, दो इनकस, और दो अस्थि इस टाइप से की टोटल 6 होती है। इतना याद रखिए, टोटल 6 होते हैं, बस सिंपल सी बात है। टोटल आपको याद रखना 6 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जल का पर्यायवाची बताना, इनमें से कौन सा नहीं है? 36 नंबर बताना है। 36 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, और यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना क्या होगा। 36 नंबर में देखिए समीर। समीर जल का पर्यायवाची नहीं है, तो फिर किसका है बताइए? अगर समीर अगर हम कहते हैं जल का नहीं है, तो फिर किसका है? ये आपका हवा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? हवा का। हाँ बिल्कुल सही है। जटिल का विलोम क्या होगा? इससे आसान आपका प्रश्न क्या हो सकता है? जटिल का सरल होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 38 नंबर में बताना है। उसके लिए आपका होता है दुष्कर होता है। 38 नंबर का ए होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द आपका दुष्कर होगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे हम दुर्जय कहते हैं, तथा बुरे कार्य के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है आपका। अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म इनमें कौन सा है? 39 नंबर का देखिए बताना है। 39 का आपका होगा भावरा और सखी। अली का समानार्थी शब्द भंवरा होता है, और अली का समानार्थी शब्द सखी होता है। आंसर आपका बी होगा। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 40 नंबर बताना, ये आपका होगा परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ होगा यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर से हमारे हैं। मई 2022 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट मतलब आपकी है 2020 के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। कहां पर किया गया आपको बताना है। 51 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये किया गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। एक यहाँ पर आपका कितना 1104 कितना दर्ज किया गया? 1104। ठीक है ना, 1104। हाँ चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। मई 2022 में बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? अब आप ही बताइए, कम से कम अगर रेगुलर अगर हमारी क्लास में रहते होंगे तो ये प्रश्न बताइए कितनी बार नहीं कराया होगा। अब आपकी बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों जगह बस गया होगा, है ना। अब एग्जाम में ही सीधे अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह या देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की किस धारा पर अस्थायी रोक लगा दी है? आपको बताना है 53 नंबर क्या होगा। तो धारा कौन सी है? धारा आपकी है 124A यानी 124A पर आपकी लगा दी गई है। इस पर लगा दी गई, क्यों लगा दी? इस धारा के अनुसार क्या था? यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से, चिन्हों के जरिए, किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अगर घृणा, अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। वह राजद्रोह क्या होगा? आरोपी है। ये थी धारा आपकी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। पहले क्या होता था ना, कुछ भी कोई बोल दे, भैया कोई मुकदमा लगाना, राजद्रोह लगा दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मार्च 2022 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा आयातक देश आप, आंसर आपका डी नंबर सही होगा। हाँ कह रहे हैं जयराम गुरुजी, भैया जयराम। चलिए जवाब देते रहिए, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए ईमानदारी से लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा लाइक बहुत कम होते हैं। लाइक तो काफी आ जाते हैं लेकिन लाइक की संख्या नहीं बढ़ती। 1 मिनट लगेगा, इसे क्लिक कर दीजिएगा बस, और क्या है। हाल ही में भारत के किस शहर में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर देखिए 55 नंबर का जवाब क्या होगा? 55 नंबर का आपका जवाब होगा यहाँ पर बी नंबर होगा बेंगलुरु।
55 का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में सऊदी अरब की कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो 56 नंबर का जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा अरामको, है ना। अरामको कंपनी याद रखिएगा, 56 का बी नंबर आपका होगा। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की बन गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को, है ना, कोई हमें से कह रहा है गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून है क्या, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? 57 नंबर। 57 नंबर का आपका जवाब होगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न बताइए। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। आप भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों, विशेष रूप से मेडिकल छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये तो ऑपरेशन पता ही होगा सभी को, ऑपरेशन गंगा। हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में लगातार दूसरी बार किस प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 59 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, गुजरात ने प्राप्त किया है। गुजरात यहाँ पे आंसर आपका होगा। इसके बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर है, इसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है ना, फिर आपका कर्नाटक है, और इसके बाद तमिलनाडु, फिर आपका हरियाणा है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 60 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग हैं जवाब देते रहिए। हाल ही में भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए किस देश का समझौता किया गया है? 60 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका आंसर होगा इजराइल, ठीक है ना। इजराइल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से, यहाँ पर देखिए बताना, निम्न में से कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ, है ना, कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? 61 नंबर देखिए बताना है। तो ये आपके कौन कौन से राज्य हैं, है ना। यहाँ पर आपके टोटल 4 होंगे। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका आंसर सही होगा, है ना। कौन कौन से हैं नाम बता सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश है आपका, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर, ठीक है ना। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न बताइए। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? 62 नंबर बताना है। तो टका जो है आपकी कहाँ की है? बांग्लादेश की है, बांग्लादेश आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के शासित प्रदेशों से लगी हुई है? 63 नंबर को आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है, हाँ टोटल 9 है। दिल्ली, दिल्ली अगर लगा दें केंद्र शासित प्रदेश, दोनों मिला के आपके टोटल 9 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। लोकसभा के कितने सदस्य, है ना, लोकसभा के? अब देखिए इसमें से राज्य बता दे रहे हैं कौन कौन से आपके हैं। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और आपका दिल्ली है। यहाँ पर देखिए बताना, लोकसभा के कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं? 64 नंबर में जवाब देना। ये आपके हैं, आपके 20 हैं। 20 होगा आपका आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है ना, 20 होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 65 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 22 अप्रैल। निम्न में से आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 66 नंबर बताना है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जकार्ता में। जकार्ता यहाँ पे राइट आंसर आपको होगा। आसियान का जो मुख्यालय है ना, इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं, आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? 67 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो ये आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण विमल शाह ने 1021 ईस्वी में करवाया था। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? माउंट आबू। यहाँ पे आंसर आपका होगा ए नंबर। ये कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। तमाशा, तमाशा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? देखते हैं जवाब किसका आएगा। हाँ 66 का डी है, डी तो हमने भी बताया है ना, डी हमने भी बताया है। तमाशा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है तमाशा। तमाशा भी एक नृत्य है, और कह रहे हैं एमपी का है। 68 नंबर का एमपी नहीं, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का याद रखिएगा, तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सार, यहाँ पर लिखा हुआ है सार केंद्र स्थित है। 69 नंबर का देखिए बताना है सार। ये आपका श्री हरिकोटा में है। कहाँ पर है ये? श्री हरिकोटा में, है ना। ये इसरो का एक प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, याद रखिएगा, श्री हरिकोटा में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन है? यहाँ पर देखिए बताना। 70 नंबर जवाब क्या होगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखते हैं जवाब यहाँ पर किसका आता है ना। एमपी देखिए किसी ने कमेंट किया था, एमपी लिखा था ना इसमें, कहाँ गया? 68 नंबर का लिखा था ना उसमें, डी नंबर लिखा था, है ना। 68 नंबर का डी लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है ना। बताया जा रहा है यहाँ पर देविका रानी। 70 नंबर पृथ्वीराज कपूर कहाँ से हो जाएगा, है ना। ये वाला तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देविका रानी है आपकी, है ना, रोरिक। आपका आंसर जवाब सही होगा
इन्हें 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969। डेट याद रखिएगा, 1969 में दिया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए हमारे गद्यांश शुरू होते हैं। गद्यांश एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट। लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और ये कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपया सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है। इस तरीके से 2018 में बीजिंग संपन्न ओलंपिक ने यह साबित कर दिया था। तो देखेंगे बहुत बड़ा आपका गद्यांश लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो काफी समय लगेगा। हम सीधे क्वेश्चन पे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? 71 नंबर देखिए बताना है। 71 नंबर में जवाब आपका क्या हो? खेलों की दुनिया व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है। अभी आपको बताया था व्यवसायीकरण। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? 72 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो ये मिला है आपका बढ़ावा उद्योग से मिला है। कहां से? उद्योग। आंसर आपका डी नंबर होगा। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा 73 नंबर में। बाजार पर खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर होगा। खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? 74 नंबर। तो ये आपका है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। ये नंबर यहाँ पे आपका होगा। विभिन्न प्रायोजकों में किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? 75 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा आयोजकों पे, है ना? ए नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। एक और देखिए गद्यांश हमारे सामने। दो गद्यांश आपके एग्जाम में आएंगे, हमने बताया था आपको। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। वे 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्र जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए और प्रकृति के प्रेमी रविन्द्र जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात भी होता है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है और जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना? अब यहाँ पर देखो प्रश्न में अभी पूछा गया था जन्म कहाँ हुआ था, अभी बताया था आपको। अब यहाँ पे आंसर आपका देना है। इनका जन्म अभी बताया 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। तो पहले ही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। उनके पिता कौन समाज के नेता थे? अभी बताया था गद्यांश में, ब्रह्म समाज। अगला है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का उत्सव कहाँ मनाया था? 78 नंबर में आंसर आपका होगा, ये कोलकाता में मनाया था। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटा दी? है ना, ये आपको पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? है ना, ये आपका गीतांजलि। गीतांजलि 80 नंबर का आपका डी नंबर होगा। कब मिला था? कमेंट में जरूर बताइएगा। गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 1916, 1915, है ना, 1914, 1913। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 1913, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने कि जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, बिल्कुल सिलेबस में जो आपका दिया गया है वही टॉपिक हम आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, थ्योरी कह सकते हैं। और इसमें आप एक बार पढ़ लेंगे तो जो भी प्रश्न आपका बनेगा गलत नहीं होगा। ये टॉपिक आपका दिया गया है भारत के पड़ोसी राज्य, सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आपके आएंगे, उसी से हमने टॉपिक उठाया है। भारत के पड़ोसी राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं आज इसी वीडियो में कंप्लीट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके। भारत के पड़ोसी देश, भारत एक विशाल देश है। इसका पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण, ये देखो ये डाटा आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व से पश्चिम कितना है और आपका उत्तर से दक्षिण कितना है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार खाड़ी तथा पाक जलमंड, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा, हमने ऑप्शन आपको करवाया है कि श्रीलंका भारत कौन सा अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? इंडोनेशिया है। इसकी राजधानी नुसंतारा है। अब जकार्ता की जगह आपकी राजधानी चेंज हो चुकी है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान स्थित है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। बांग्लादेश 3 ओर से घिरा हुआ है। कितनी ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत तथा इसके पड़ोसी देश
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको डाटा याद रखना है 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा लगभग आपकी 7500 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी आपका 80 किलोमीटर साझा करती है अफगानिस्तान के साथ। इससे आपके देखिए कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इन सबको पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट्स खुद बना सकते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। यह रेखा कहाँ-कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है, जो 15 अगस्त 1947 को सर एम रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो डूरंड और रेड क्लिफ के बारे में याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम और भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है। पाकिस्तान का कुल भूमि क्षेत्र कितना है? याद रखिएगा कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए भारतीय राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपका दिया गया है यहाँ पर 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल याद रखिएगा। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी आपको ये याद रखना है कि अफगानिस्तान के साथ जो साझा करता है कौन सा है आपका? वो केंद्र शासित प्रदेश केवल लद्दाख ही है जो इससे साझा करता है। एक पॉइंट आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है ना? इसकी देखिए पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। पहले यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि इसको बाद में हम वहाँ से भी आपको दे देंगे, एग्जाम टाइम रिवीजन कर लेंगे। चीन भारत के उत्तर में और भारत की सीमावर्ती देशों में एक है। चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दूसरे नंबर पर भारत है आपका। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। नेपाल एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जिसका क्षेत्रफल आपका 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। देखिए नेपाल का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का ये एरिया याद रखिएगा। मान लो अगर कभी क्वेश्चन इससे बनेगा तो आपको याद रहेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो देश का सबसे बड़ा शहर है। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। कहाँ-कहाँ से करता है? ये आपको याद रखना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार और के साथ सीमा साझा करता है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। भूटान भारत के उत्तर में स्थित है। यह आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ भूटान के रूप में जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है ना? ये एक लैंड लॉक देश भी है। इसका क्षेत्रफल आपका इतना दिया गया पूरा। भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। इसकी राजधानी आपकी ढाका है। भारतीय राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश प्रारंभ में पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश जो है प्रारंभ में पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में है ना लिबरेशन युद्ध होने के कारण स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो जाती है। म्यांमार आधिकारिक तौर पर द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के रूप में जाना जाता है। म्यांमार नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार का क्षेत्रफल आपका दिखा हुआ है 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार की राजधानी आपकी दी गई है नियपियाडा है आपकी। श्रीलंका को आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के नाम से रूप में जाना जाता है। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है। श्रीलंका की राजधानियां कितनी? दो हैं। एक तो आपकी वाणिज्यिक जो राजधानी है कोलंबो है, जो पहले भी थी, है ना? अभी अब क्या है? अब दूसरी नई बना दी गई जयवर्धनपुरा, है ना? इकोट, ये आपकी विधायी राजधानी है। तो दो राजधानियां याद रखिएगा। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं आपकी, है ना, आपका मुंबई उद्योग वाले उसमें रहता है आपका, है ना? वैसे तो आपकी भारत की है। मालदीव को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल आपका 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव की राजधानी माले है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है ना, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ये जो हम आपको टेबल दे रहे हैं ना, ये टेबल आपको बहुत ही काम देगा एग्जाम में, है ना? इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। लिखा है भारतीय सीमा से लगने वाले देश और भारतीय राज्य, है ना? ये जो आपको टेबल हम दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ देश आपके दिए गए हैं बांग्लादेश, है ना? बांग्लादेश है आपका, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है ना? ये आपका दिया गया है। आप इसको आसानी से अच्छे दे सकते हैं। ठीक है ना? इस टेबल को देखिए जो आपको बता रहे हैं, टेबल को विशेष तौर पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है कितनी है? 4096 है। इसमें आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। यानी टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपकी 4 है। अगर हम चीन की बात करते हैं, देखो चीन में आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल कर रहे हैं, याद रखिएगा, इस चीज़ को वैसे समझिएगा। चीन को वैसे राज्यों की बात करेंगे, 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4। अभी आप देखेंगे बुकों में क्या है ना, डाटा अपडेट नहीं किया, सभी में 5-5 लिख रहे हैं। कहीं-कहीं तो लद्दाख को मतलब अभी भी डाटा देखिए यहाँ पर बिल्कुल संशोधन हुआ डाटा है, अपडेटेड है, याद रखिएगा। अगर राज्य की बात करेंगे 4 और केंद्र शासित प्रदेश जोड़ देंगे तब आपका 5 होगा। पाकिस्तान में आपने पढ़ा होगा पंगुराज एक ट्रिक है, कई बुकों में अभी भी लिखा हुआ है। तो देखिए जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको अगर आप हटा दीजिए केंद्र शासित को, तो राज्य आपके सिर्फ 3 ही हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपका अगर हम बात करें तो 3 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 3 राज्य। हाँ, थोड़ा ज़ूम कर लीजिए दिखेगा आपको, है ना? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 3 हैं। नेपाल में अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, बिहार, है ना? यहाँ पर 5 हैं। म्यांमार में आप कितने? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 हैं। भूटान की बात करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 4 हैं। और जम्मू कश्मीर सिर्फ आपका केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ है। ये देखिए ये टेस्ट लीजिएगा, इससे आपका एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं कंचन, हम आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।